गांधी जी सिर्फ इसी कारण परेशान थे, पता है क्यों? आज जो आंदोलन में आते थे वो अगले दिन नहीं आते थे, और इसीलिए आजादी में इतना समय हमको क्या है लगा है। सेम आप भी वही कर रहे हैं, आंदोलन में 2 दिन आते हैं, 2 दिन आप नहीं आते। कई लोगों का तबीयत खराब हो जाता है आंदोलन का नाम सुन के, ठीक। और गलती पूरी किसकी फिर? गांधी जी की। बुरे कौन बने? गांधी जी। वैसे ही बुरे कौन बनेंगे? मैं। अब गांधी तो मेरे को ही बनना पड़ेगा ना। हाँ, कैसे पढ़ के आया है इधर। आज हम एक गंभीर टॉपिक और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है आपका बंगाल डिवीजन या आपका बंगाल विभाजन। ठीक है, बचपन में आपने सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में इसी टॉपिक को पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा है? बंगाल विभाजन। या आपने जो भी पढ़ा होगा केवल याद यही होगा, ऐसा हुआ है ना? ठीक है, अब देखिए इधर ऑनलाइन में साउंड आ रहा है जी, चेक करो जल्दी। बंगाल विभाजन में 2 बातों का ध्यान आपको पहले रखना है भाई, ध्यान समझना। बंगाल विभाजन क्या है? एक्चुअल में बंगाल विभाजन क्या है भाई? क्या शब्द है बंगाल विभाजन? तो पहले तो ये जाने कि बंगाल जो विभाजन हुआ है वो हुआ है 1905, 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ है आपका? 1905। यहां है जगह, आ जाओ सामने। जितना ज्यादा आप आजादी की भूमिका में पास रहेंगे, आप कल वाले इतिहास में आपका नाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ है? बंगाल विभाजन। पहला डेट पूछता है, और दूसरा पूछेगा कि ये कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो विभाजन करने वाला अंग्रेज, अंग्रेजों का पद क्या है? वायसराय। अंग्रेजों का भारत में जो पद इस समय उसे क्या बोलते हैं? वायसराय। और वायसराय कौन है आपका? लॉर्ड कर्जन। देखो, लॉर्ड कर्जन बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, समझ में आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन, मतलब इन्होंने भारत के कार्यों को, भारत की चीजों को सुधारने का बहुत ज्यादा प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान लाख अच्छा काम कर ले, अगर उनसे एक गलती होती है, कोई ऐसा काम वो करते हैं, तो उनके सारे अच्छे काम क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। लॉर्ड कर्जन ने जितना भी अच्छा काम भारत के लिए किया होगा, भारत के विकास के लिए, पर उन्होंने एक गलती बहुत बड़ी कर दी, और वो था बंगाल का विभाजन। इस कारण से लॉर्ड कर्जन हीरो बनने के बजाय क्या बन गया? विलन बन गया। कैसे विलन बन गया? तो छोटा मोटा विलन नहीं था भाई ये, ठीक है, केजीएफ से भी बड़ा वाला था। देखो कैसे लॉर्ड कर्जन में भारत का वायसराय जो बनकर आए थे वो डफरिन के बाद आएंगे। किसके बाद? डफरिन। और ये 1899 से 1905 तक भारत के क्या रहेंगे? वायसराय। और जब बहुत ज्यादा इनका विरोध होगा बंगाल विभाजन के कारण, भारतीय लोग जब इनका विरोध करेंगे, तो इनको वायसराय के पद से क्या कर देना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मिंटो आएंगे। कौन आएंगे? मिंटो। धीरे धीरे समझोगे अभी, समझ में आ रहा है? तो क्रम ऐसे याद हो रहा है। इससे पहले कौन था? डफरिन। कौन था आपका? डफरिन। ठीक, 1884 से 88 तक कौन थे? डफरिन। ठीक, उसके बाद बीच में और रहेंगे, ठीक है, आपका अभी अभी इसके बीच में सीधा आपको याद रखना है कि आपका लॉर्ड कर्जन। इसके बीच में एक ही दो व्यक्ति आएंगे, इसको मैं अलग से बात बताऊंगा। तो अभी किसको पढ़ रहे हो? डफरिन। डफरिन के बाद सीधा किसको पढ़ रहे हो? आपका लॉर्ड कर्जन। बीच का जो है उसके जब मैं गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा तो आपको जोड़ूंगा कि कौन कौन थे, बीच बीच में कौन कौन लोग आए हैं। क्लियर है? आप ध्यान समझ रहा। लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन को समझे। तो सबसे पहला बंगाल का विभाजन आपका मतलब क्या है? तो कब हो रहा है आपका? 1905। बंगाल का विभाजन का मतलब क्या है? तो बंगाल को 2 भागों में क्या करना? बांटना। 2 भागों में डिवाइड करना या 2 भागों में विभाजित करना। यही क्या कह रहा है? बंगाल का विभाजन। समझ में आ रहा है? तो बंगाल का विभाजन मतलब जैसे आप बंगाल कहते हैं, तो बंगाल क्या है? तो बंगाल का मतलब यह है कि जब आप बंगाल को देखते हैं तो बंगाल का मतलब पूरा ये वाला पोर्शन जो है ये आपका क्या है? आपका बंगाल। बंगाल में शामिल है क्या? बिहार। बंगाल में शामिल क्या है? पश्चिम बंगाल। बंगाल में शामिल क्या है? उड़ीसा। बंगाल में शामिल क्या है? आपका आसाम। बंगाल में शामिल क्या है? आपका बांग्लादेश। क्या है आपका? बांग्लादेश। ये सब मिला के क्या कहलाता था? बंगाल। उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा, झारखंड वाला एरिया भी सब आ जाएगा ना, पश्चिम बंगाल, असम, बांग्लादेश, ये सब मिलाकर क्या कहलाएगा? बंगाल। मतलब अगर देखा जाए तो उस समय भारत की सबसे बड़ा जो क्षेत्र था, सबसे बड़ा एरिया क्या था? बंगाल था। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली राजनीतिक जागरूकता, पहली फर्स्ट पॉलिटिकल अवेयरनेस, पहली राजनीतिक जागरूकता कहां पर आई थी? बंगाल। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? आपका बंगाल के लोग थे। जैसे सुरेंद्र, देखो, बनर्जी, चटर्जी, घोष, बोस, ये सब लोग थे। तो सबसे पहले बंगाल के लोगों ने अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ जो है वो आवाज उठाना क्या किया? शुरू किया। अब देखो, इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि बंगाल को मैं छोटा कर रहा हूं करके बीच से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। इस वाले का नाम दे दिया आपका ईस्ट बंगाल, अर्थात आपका पूर्वी बंगाल, और इस वाले का नाम दे दिया वेस्ट बंगाल या आपका पश्चिम। तब से लेकर आज तक इसका नाम क्या पड़ गया है? पश्चिम बंगाल।
उधर बांग्लादेश बन गया, उधर आधा हिस्सा हो गया, तो बात अलग था। एक्चुअल में पूर्वी बंगाल था, कुल मिला के वो किसका हिस्सा हो गया? बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल ही किसका हिस्सा बन गया? बांग्लादेश। इसलिए वो कट के निकल गया 1971 में, अभी पढ़ेंगे। और जो बच गया भारत में वो क्या कहलाया? पश्चिम। तो बंगाल विभाजन क्या है? तो कुछ नहीं है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में, क्षेत्र अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार दो भागों में बांट दिया। एक को क्या कहा गया? पूर्वी बंगाल, और एक को क्या कहा गया? पश्चिम बंगाल। इसी को कहते हैं बंगाल का विभाजन। समझ में आ रहा है? कब हुआ है? 1905। कौन किया है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक भारत के वायसराय रहे हैं? 1899 से 1905। याद रहेगा? किसको याद नहीं हुआ? इतनी बातें याद हो गया सब? अब देखो, इसको जानने से पहले एक बात और आप जानिए, उसके बाद आराम से समझिएगा। सबसे पहला आपको जानना है इस व्यक्ति के बारे में। कौन? आपका लॉर्ड कर्जन। इनके बारे में थोड़ा जान लो बेटा, इनके बारे में, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट आपको समझना है। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। हमें इनको दो भागों में समझना है, एक हीरो के रूप में और एक विलन के रूप में। ये विलन इसलिए है क्योंकि इन्होंने 1905 में क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन। बस एक ही गलती इनकी थी कि इन्होंने 1905 में क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन। पर ध्यान रहे, लॉर्ड कर्जन ने जो काम भारत के लिए किया है, शायद ही किसी वायसराय ने किया रहा होगा। याद रखेंगे, भारत में लॉर्ड कर्जन ने इतना काम किया है, हर चीजों में इतना रिफॉर्म या सुधार किया है, इसलिए इसे फादर ऑफ रिफॉर्म या सुधारों का जनक कहा जाता है। भारत में, ठीक है, फादर ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को। ये विलन पक्ष को छोड़ो ना, विलन पक्ष को तो अभी पूरा पढ़ना है, उसका जीना हराम हो जाएगा अभी, लेकिन अभी उसके अच्छे कामों को देखिए। भारत में सबसे ज्यादा सुधार करने वाला, चीजों को बनाने वाला कौन है? लॉर्ड कर्जन है। क्या नहीं किया इन्होंने भारत के लिए? लेकिन एक गलती भी कर दिए, क्या? बंगाल। इसीलिए इनकी तुलना जो है वो आपका औरंगजेब से किया गया है, और इसीलिए लॉर्ड कर्जन को क्या कहा गया है? औरंगजेब। किस वायसराय को औरंगजेब कहा गया है? औरंगजेब जान रहे हैं? नाम सुने औरंगजेब? बाकी लोग बाबर जानते हैं जी? कौन थे बाबर? हा? हुमायूं का? कौन बोले? अरे भाई, मुगल रे, मुगल। अकबर जान रहे हो? हाँ, तो अकबर के दादा बाबर। दादा परदादा बहुत मिस कर रहे हो आप लोग भाई। बाबर आएगा, पानीपत का युद्ध जीतेगा, मुगल साम्राज्य बनाएगा। बाबर मर जाएगा, फिर उसका बेटा आएगा हुमायूं। हुमायूं मरेगा तो उसका बेटा आएगा अकबर। अकबर का बेटा है जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा है औरंगजेब। समझ में आ रहा है? पूरे मुगल बादशाहों में सबसे खतरनाक बादशाह कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब को इसलिए खतरनाक मानते थे कि उसके अंदर दिल नहीं था। मतलब दिल, ऐसा बोलचाल की भाषा, हाँ, दिल नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? दिल का मतलब क्या है? दिल का मतलब है किसी के प्रति इमोशन या दया की भावना नहीं। ऐसे गर्दन पर तलवार रखते थे ऐसे, और पूछते थे इस्लाम कबूल करेगा? नहीं तो मार दूं? हाँ, ये ले, ऐसा काट देते थे। समझ में आ रहा है? उन्होंने पूरा भारत को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। हर शिवाजी से लेकर आपके तेग बहादुर सिखों को, हर चीजों को उन्होंने कभी जनता के हित में काम नहीं किया। केवल एकदम सन की मुठ के, दिन भर सन के रहते थे। मतलब कुछ बोले मतलब सीधा तलवार से क्या करेंगे? गर्दन उड़ा देंगे, और कुछ नहीं। उनको केवल यही सोचते थे। समझ में आ रहा? उस समय शिवाजी थे तो ले दे के उसको संभाल लिए थे। बाद में आपको याद होगा कि शिवाजी ने जो काम किया उसकी सजा उसके बेटे को मिली थी। औरंगजेब है, ये औरंगजेब था। अब तो समझ गए कौन थे। तो यहां पर, ठीक है, यहां पर औरंगजेब बोलने का मतलब क्या है? यहां पर औरंगजेब का मतलब है कि आपका जैसा औरंगजेब नीति अपनाते थे, सेम वैसी ही नीति कौन अपनाए हैं? लॉर्ड कर्जन। और ये क्वेश्चन बनेगा कि किस आपके वायसराय को क्या कहा गया है? आपका औरंगजेब। किसने कहा है? एक सवाल ये भी पूछेगा, तो याद रखेंगे किसने कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को क्या कहा है? औरंगजेब कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। अभी पढ़ोगे उनके बारे में, कहानी में समझोगे। बहुत बड़े दिग्गज नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने ही किसको औरंगजेब कहा है? लॉर्ड कर्जन। एक बात किसके बारे में याद रखना? इसके बारे में। और लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखना कि ये बेचारे ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जोश किस में रहता है? युवाओं में। युवा लोगों में इतना, मतलब दुनिया में कुछ भी काम सिर्फ युवा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो युवाओं में जोश था, इसलिए सबसे यंग या सबसे युवा वायसराय अगर आप बोलोगे तो सबसे युवा वायसराय कौन थे? आपका लॉर्ड कर्जन। समझ में आ रहा है? लगभग 21 साल के आसपास ही क्या बन गए थे? वायसराय। इतने उम्र में तुम लोग ग्रेजुएट हुए होगे, ले देखे। उस समय वो भारत का क्या बन रहा है? वायसराय। अपने आप में बहुत बड़ी क्या थी? उपलब्धि। तो थोड़ा सा रहता ना, थोड़ा जवानी का, थोड़ा युवा है, नई पर्सनालिटी, नई सोच, नई विचार। समझ में आ रहा है? तो एक गलती की है बंगाली विभाजन का, लेकिन ये भारत में क्या किए हैं? सुधार। इसलिए इन्हें सुधारों का जनक या फादर ऑफ रिफॉर्म कहा जाता है। अब देखो, इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या क्या सुधार किए हैं।
क्या क्या सुधार? तो सबसे पहला इन लोगों ने देखा कि भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, मारने वाला भी यही था, समझ में आ रहा है? तो इन्होंने क्या बनाया? फेमिन डिपार्टमेंट, या क्या बनाया? अकाल आयोग। देखो भारतीयों के हित में सोचा इन्होंने। जब बहुत ज्यादा आपका एक्चुअल में क्या होता था, दिक्कत समस्या को समझो धीरे धीरे। भारत का पूरा पैसा जाता था ब्रिटेन। भारत के लोग भूख में मरना मतलब समझ लो जिंदगी का कितना बड़ा अभिशाप है। भूख में मर गया, अकाल में मर, खाने के लिए नहीं था, आदमी मर गया, बड़ा दिक्कत है। उस समय मर गए। और ऐसे समय में क्या होता था, जब भारत में खाने का पैसा नहीं रहता था, तो जो ब्रिटेन से लोग आते थे, महारानी, राजकुमार, भारत में पैसा नहीं है, इन लोगों को देने के लिए पैसा नहीं भारतीयों को, लेकिन महारानी लोग आते थे तो इन लोग उसको एकदम नाक रगड़ देंगे उसके सामने, एकदम लौट जाते थे, हमारे रानी महाराजा आ गए रे, उसको दिखाने के लिए, ताकि इनको और सम्मान मिले। और इतना पैसा खर्चा करते थे जी कि उसके स्वागत में एक मतलब फूल बस फेंकने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर देंगे। इतना पैसा खर्चा करते थे जब रानी, महारानी, राजकुमार आते थे। तो इस बात का क्या होगा? विरोध। भाई अगर मान के चलो कि तुम्हारे घर में तुम अपने पापा को बोले कि मुझे आईफोन चाहिए, और वो मना कर दिए, और अगले दिन मान लो उसकी बहन लोग आए तीजा, हाँ, और मान लो 1 लाख का साड़ी खर्चा कर दिए, तुमको बुरा लगेगा? लगेगा ना। वही बुरा फील कौन किए थे? भारतीय। जब वो लोग आते हैं तो आप क्या करते हो? पैसा खर्चा करते हो। और जब हम लोगों की जरूरत रहती है तो आप बोल देते हो कि फंड में पैसा नहीं। तो यहां पर इन्होंने पैसा ना देके भारतीयों के को शांत करने के लिए क्या बना दिया? और इसके लिए एक अध्यक्ष, एक व्यक्ति को बैठा दिए, और उसी का नाम था आपका मैकडोनाल्ड। किसको बैठा दिया? आपका मैकडोनाल्ड। तो याद रखना, लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग या फेमिन डिपार्टमेंट या फेमिन आपका कमीशन बनाया था, और इस फेमिन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मैकडोनाल्ड। याद रहेगा, ये प्रश्न बनेगा। फिर आगे चल के देखोगे तो इन्होंने बनाया है आपका रेलवे विभाग। क्या बनाया है? देखो भारत में पहली बार रेल चलाने वाले लॉर्ड डलहौजी थे, उस समय पढ़ाऊं गवर्नर जनरल मलक से। 16 अप्रैल 1853 में 1853 में मुंबई से थाने के बीच में रेल चलवाए, और उसके बाद भारत में रेल का विकास क्या हो गया? शुरू हो गया। लेकिन याद रखेंगे, सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक बनाने वाले, सबसे ज्यादा रेल को बिछाने वाले, रेलवे का विकास सही मायने में कौन किया है? लॉर्ड कर्जन। और इसके लिए एक अध्यक्ष बना दिए थे जिसका नाम था आपका रॉबर्टसन। याद रखेंगे, रॉबर्टसन रेलवे विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। समझ में आ रहा है? उसके बाद लोगों ने बताया कि भाई, इसने बताया कि अकाल का कारण है कि लोग सही से कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बोला पानी ही नहीं है, सिंचाई ही नहीं, इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं है। तो बोले काम करो, ठीक, क्या बना दो? सिंचाई आयोग। ठीक, फटाफट निर्णय लेते थे, जवान है, हाँ, सोचते नहीं थे कितना पैसा है कि नहीं, बस बना दो आयोग, सिंचाई आयोग। और इसके अध्यक्ष जो आपका बनाए गए थे उसका नाम था आपका मानक्रिक। कौन थे? मानक्रिक। बेटा मैच द फॉलोइंग पूछेगा, एक तरफ आयोग और एक तरफ अध्यक्षों के नाम, और सबसे कठिन सवाल रहेगा आपका, समझ में आ रहा है? या तो सिंगल पूछेगा या तो क्या पूछेगा, सीधा सीधा आपका मैच द फॉलोइंग। और याद रखना, इन्होंने पुलिस व्यवस्था में भी सुधार का काम किया है, इसलिए अलग से एक पुलिस डिपार्टमेंट बनाया, पुलिस विभाग। और इसके जो अध्यक्ष थे आपका एंड्रू फ्रेजर। कौन थे आपका? एंड्रू फ्रेजर। एंड्रू फ्रेजर पुलिस डिपार्टमेंट के क्या थे? अध्यक्ष। समझ में आ रहा है? इसके अलावा और भी इन्होंने और क्या क्या बनाया है? तो याद रखेंगे, इन्होंने बनाया है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, या क्या बनाया है? कृषि विभाग। कृषि के क्षेत्र में लोगों को सहायता करने के लिए अलग से क्या बनाया है? कृषि विभाग। देखो पूरा विभागों का, याद रखना, इसे फादर ऑफ डिपार्टमेंट भी कहते हैं जी, विभागों का जनक। भारत में सबसे ज्यादा विभाग बनाने वाला भी कौन है? लॉर्ड कर्जन। भारत में सब चीजों में रिफॉर्म किया, जो पहले से बना था उसमें रिफॉर्म किया, जो नहीं है उसको उन्होंने क्या किया? बनाया। ठीक है, पहली बार रेल भले डलहौजी ने चलाया था, पर सही मायने में आज रेल जो चैन बना है उसको बनाने वाले कौन थे? आपका लॉर्ड कर्जन। तो कृषि विभाग बनाया, कोऑपरेटिव आपका सोसाइटी बनाया। ठीक है, क्या बनाया आपका? कोऑपरेटिव सोसाइटी, या इसी को बोलते हो आपका सहकारी समिति। क्या बनाया आपका? सहकारी समिति का निर्माण भी कौन कर रहा है? लॉर्ड कर्जन। देखो कितना अच्छा अच्छा काम किया है, हाँ, सब चीज में सुधार कर दिया, कृषि बना दिया, सिंचाई बना दिया, अकाल क्यों पड़ रहा है, पुलिस व्यवस्था को बेस्ट करो, रेलवे लाइन को बनाओ। इतना ही नहीं, इन्होंने आपका 2 अधिनियम भी अपने समय, 2 एक्ट पास करवाए। कितने अधिनियम? 2 अधिनियम। एक अधिनियम का नाम था विश्वविद्यालय अधिनियम, यूनिवर्सिटी आपका एक्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम। तो विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पास हुआ पूछेगा तो क्या लगाओगे? लॉर्ड कर्जन। इसके तहत इन्होंने यूनिवर्सिटी या आपका विश्वविद्यालय की स्थापना की, और वहां पर उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन को क्या किया? प्रमोट किया, कि बच्चे कब तक मातृभाषा में ये पहली से 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़ते रहेंगे। अब बच्चों को हायर एजुकेशन की क्या है? आवश्यकता है, और हायर एजुकेशन बच्चों को कहां मिलेगी? यूनिवर्सिटीज में। इसलिए यूनिवर्सिटी की डेवलप करने के लिए किसको जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन। इतना ही नहीं, इन्होंने भारत में जितने भी पुरानी चीजें थी, भारत के प्रतीक जो आर्कियोलॉजी जो चीजें थी, पुरातत्व चीजें या पुराने इतिहास को, या जितने मॉन्यूमेंट स्मारक थे, इन सब को म्यूजियम में रखने के लिए फंड जारी किया। और इसलिए इन्होंने एक एक्ट बनाया जिसे कहा जाता है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। कौन सा एक्ट लाया? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट।
क्या बोलेंगे? एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बाद में लिखते समय आप पूछ लेना, बता दूंगा मैं इंग्लिश, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो तो भारत के प्राचीन स्मारकों को, पुरातत्व को संग्रहित करने के लिए इन्होंने क्या किया है? अधिनियम बनाया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया? अधिनियम बनाया। सिंचाई अच्छा हो इसलिए सिंचाई आयोग, रेलवे अच्छा डेवलप हो रेलवे आयोग, अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता कर सके अकाल आयोग, पुलिस व्यवस्था अच्छा बने इसलिए पुलिस विभाग, साथ ही साथ कृषि विभाग, सहकारी समिति क्या करती है? सहकारी समिति कृषकों की क्या करती है? सहायता करती है। उनको अगर एक आध लोन चाहिए तो लोन दे देती है, बीज चाहिए तो बीज देगी, आपका खाद चाहिए तो खाद देती है। तो इस प्रकार सहकारी सोसाइटी की भी स्थापना की। इतना ही नहीं, भारत में जो पुरातत्व विभाग बना था, क्या बना था? पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बना था। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वैसे बन गया था कब? आपका 1861 में, लेकिन सही से इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था। इस पुरातत्व के विकास के लिए लॉर्ड कर्जन ने 50,000 पाउंड की राशि जारी की थी। कितना हजार? 50,000 पाउंड की राशि दिया था। 50,000 पाउंड। और आपको याद आ रहा होगा, जब आप एंशिएंट पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा, इस आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के इस समय अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। याद आ रहा था? कौन है? जॉन मार्शल। और ये वही जॉन मार्शल है जो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को भेजेंगे कहां? सिंधु घाटी सभ्यता। इसी समय जॉन मार्शल एक्टिव क्यों हुए? क्योंकि उन्हें 50,000 का क्या मिला था? राशि। तुरंत टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, खोज को बढ़ावा दिया। और यही कारण है कि 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की क्या की थी? खोज। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खोज। ये सब एंशिएंट में पढ़ोगे अभी, पूरा एक एक लाइन बताऊंगा। तो ये याद रहे बात कि देखो, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए 50,000 की पाउंड। और यही व्यक्ति थे जिन्होंने रुपया को बदलकर क्या चलाया था? पाउंड। क्या चलाया था? ब्रिटिश पाउंड। पहले भारत में क्या चलता था? रुपया। उन्होंने कहा रुपया नहीं भैया, अब क्या चलेगा? पाउंड। तो कुछ दिन के लिए इन्होंने ब्रिटिश पाउंड जारी किया था भारत में, इसीलिए मैं क्या लिखा हूं यहां पर? पाउंड। तो 50,000 पाउंड दिया। ये सब काम किसने किया है? लॉर्ड कर्जन। लेकिन वही बात मैं बोला ना, आप कितना भी अच्छा किए, एक ठग बर्बाद कर दिए। क्या है? बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन जो है सीधा सीधा लॉर्ड कर्जन के प्रति भारतीयों के मन को क्या कर दिया? बदल दिया। आप लाख किए, लेकिन ये काम आप सही नहीं किए कि आप भारत में क्या कर रहे हो? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्या कर रहे हो? अपना रहे हो। कैसे अपनाया? क्या हुआ? क्या बातें थी? ये अभी समझोगे। तो पहले आप जो है आराम से यहां से चीजों को नोट करके चलो। कोई भी दिक्कत आएगा तो आप मुझसे तुरंत पूछिएगा। लिख लिए सब? इधर। अब चलिए देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि अगर आप बंगाल विभाजन को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? टॉपिक, कि आखिर बंगाल विभाजन आप पढ़ रहे हैं तो बंगाल विभाजन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आप पढ़ोगे बंगाल विभाजन का क्या पढ़ना है? कारण। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन का क्या रीजन था, क्या कॉसेस था। दूसरा आपको पढ़ना है बंगाल विभाजन के बाद मैप, अर्थात क्या? आपका मानचित्र। कैसे बटा, कैसे बटा, कितना हिस्सा किधर गया, कितना हिस्सा किधर गया। तीसरा आपको पढ़ना है बंगाल विभाजन की घोषणा। क्या पढ़ना है? घोषणा। एवं आपका जैसी घोषणा होगा, ठीक है, तो आपका इसके विरोध में क्या चलेगा? आंदोलन। क्या चलेगा? आंदोलन। तो अनाउंसमेंट एंड मूवमेंट्स देखेंगे कि जो घोषणा हुई उसके बाद आंदोलन कैसा कैसा चला है। फिर आपका याद रखना बंगाल विभाजन, यानी बंगाल विभाजन का लागू होना, या सीधा सीधा इसको लिख सकते हो, सीधा सीधा क्या हो गया? विभाजन हो गया। समझ में आ रहा है? बंगाल का विभाजन। उसके बाद याद रखना है बंगाल विभाजन हो गया तो अब जो आपका कांग्रेस है वो क्या करेगी। ठीक है, तो कांग्रेस की क्या देखना है? रिएक्शन, यानी कि आपका प्रतिक्रिया। देखो एक चीज समझना बेटा, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो एक बात समझना, गांधी जी अलग है, उसके विचार अलग है। गांधी जी के विचारों को कभी कांग्रेस मत समझिएगा। कांग्रेस अलग है, कांग्रेस एक संगठन है, और जो भारत की जनता है वो क्या है? अलग। सबको आप अलग अलग, अंग्रेज की अलग नीति, भारतीय अलग है, गांधी जी अलग है, और आपका जो आपकी कांग्रेस है वो क्या है? अलग है। सब अलग अलग है। तो अभी हम देखना कि जनता के लिए कांग्रेस क्या करती है। वो इतने दिन से क्या बोल रही, हम सबसे बड़े संगठन है, हम आपकी बात को रखेंगे, तो देखते हैं कि वो करेंगे कि नहीं। फिर आपका याद रखना है, ठीक है, जनता की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। ठीक है, जनता की क्या देखना है? आपका भागीदारी। सातवां देखना है आपका उग्रवादियों की प्रतिक्रिया। क्या देखना है आपका? उग्रवादियों की प्रतिक्रिया। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनका क्या रिएक्शन था इस आंदोलन को लेकर, उग्रवादियों की प्रतिक्रिया। और आठवां पॉइंट देखना है बंगाल विभाजन का क्या होना? समाप्त होना। कैसे समाप्त हुआ और कब समाप्त हुआ। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसको आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। चाहे आप दुनिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यही वो 8 टॉपिक है जिसमें पूरा बंगाल विभाजन क्या होता है? समाप्त होता है। समझ आ रहा है? तो चलिए सबसे पहला हम पहला टॉपिक देखते हैं कि आखिर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया है तो इसके क्या कारण थे। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 कौन किया है? आपका लॉर्ड कर्जन का नाम भूलेंगे क्या? क्यों नहीं भूलेंगे? भारत में सुधारों के जनक हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। देखिए बंगाल विभाजन हुआ तो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले ऐसे पहुंच जाते हैं ना, आखिर ऐसे क्या मुद्दा रहा, आपने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो लॉर्ड कर्जन के पास भी लोग पहुंचे होंगे, भाई क्यों आपने बंगाल विभाजन किया। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, तो इसका कारण देखिए। सबसे पहला कारण अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि भारत में बंगाल सबसे बड़ा क्या है? क्षेत्र है। बंगाल सबसे बड़ा क्या है जी? क्षेत्र
है और इस क्षेत्र होने के कारण वहां पर जो है विकास नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, यानी कि डेवलपमेंट वर्क जो है नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे बंगाल का क्या करना है, विभाग। जैसे देखो ना, बड़ा क्षेत्र रहता है तो बड़ा क्षेत्र रहेगा। मान लो अगर अभी केंद्र से मोदी जी जो केंद्र में बैठे हैं वही छत्तीसगढ़ राज्य के लिए योजना बनाते तो योजना को पहुंचने में बहुत समय लगता। समझ में आ रहा है? इसलिए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र, इसे बांट बांट के विकास करेंगे। मगर बंगाल का एक ठोक आपका गवर्नर है, सोचो बंगाल को अगर दो भाग में बांटेंगे कितने गवर्नर होंगे, दो गवर्नर होंगे, दोनों अपने अपने क्षेत्र को क्या करेंगे, देखेंगे, विकास जल्दी होगा। तो इन्होंने मेन कारण बताया। दूसरा बात यह है कि हमें प्रशासन में भी क्या हो रही है, समस्या, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो रहा है, प्रशासन में समस्या हो रही है। प्रशासन बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, कितने अधिकारी, एक अधिकारी भेजते हैं, मैनेज हो पाता नहीं है, कितने कितने क्षेत्र को एक आदमी देखेगा। तो ये किसकी विचारधारा है, लॉर्ड कर्जन का। वो रहे कि मैं बुरा नहीं हूं भाई, मुझे गलत मत समझो। मैंने बंगाल का विभाजन सिर्फ इसीलिए किया है कि बंगाल की जनता को विकास हो सके, बंगाल की जनता को फायदा हो सके। लेकिन यहां पर जो भारतीय है, जो इंडियन है, भारतीय जो यहां के लोग हैं, या आप बोल सकते हो कांग्रेस, या कौन आपका कांग्रेस, क्या बता रही है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे आदमी। लॉर्ड कर्जन का बंगाल के विभाजन के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य है और वो है क्या, बांटो और राज करो, यानी कि डिवाइड और रूल की नीति। बांटो और राज करो की नीति कौन ला रहा है, लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस या भारतीयों का कहना है कि लॉर्ड कर्जन को बहुत अच्छे से पता है कि बंगाल की जनता सबसे ज्यादा एक्टिव है और अगर कोई अंग्रेजों को चुनौती दे सकता है, चैलेंज दे सकता है, तो कौन है, बंगाल की जनता। हर साल पढ़े लिखे आईसीएस पास हो रहे हैं, कहां के, बंगाल। बंगाल के लोग ही सबसे ज्यादा क्या है, एक्टिव है। और उनकी राजनीतिक एकता, उनके कार्यों को रोकने के लिए, उनको डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन। तो याद रखना, दोनों नीति को समझो। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन के अनुसार बंगाल विभाजन का क्या कारण था, तो आप लिखोगे प्रशासनिक समस्या, या क्षेत्र बड़ा होने के कारण, या आप बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या है, इसे क्या बोलेंगे, रियल कॉसेस। क्या बोलेंगे, रियल कॉसेस, या वास्तविक कारण, या कांग्रेस के अनुसार बंगाल विभाजन का क्या कारण है, तो याद लिखना, सीधा सीधा बांटो और राज करो की नीति आपका लाना। कहने का मतलब है पॉलिटिकल यूनिटी, राजनीतिक एकता को क्या करना, समाप्त करना। राजनीतिक एकता को क्या करना, समाप्त करना ही लॉर्ड कर्जन का क्या था जी, उद्देश्य था। याद रहेगा। तो पहला टॉपिक क्या है, बंगाल का विभाजन, यानी कि कारण। तो कारण दो भाग में बांटो दिमाग में, एक अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन, एक अकॉर्डिंग टू इंडियंस एंड आपका कांग्रेस, दोनों के हिसाब से। लॉर्ड कर्जन क्या बोल रहा है, क्षेत्र बड़ा है, प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है। कांग्रेस क्या बोल रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने बंगाल की राजनीतिक एकता को तोड़ने का क्या किया है, प्रयास। याद रहेगा। अब देखिए आगे दूसरा टॉपिक क्या है, मानचित्र। तो दोनों को समझिएगा। लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, यहां पर हम देखते हैं मानचित्र, ठीक, मैप देखते हैं। ये आपका पूरा हिस्सा जो है, ठीक है, ये है आपका क्या है, बंगाल। बांग्लादेश को मैं इंक्लूड कर दिया। अब बंगाल को दो भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या कहला रहा है आपका, पूर्वी बंगाल। क्या कहला रहा है, पूर्वी बंगाल। और इधर वाला जो भाग था ये क्या कहला रहा है, पश्चिम बंगाल। क्या कहला रहा है, पश्चिम बंगाल। अब देखो लॉर्ड कर्जन ने बांट दिया पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो अब इसका हेडक्वार्टर, पहले सबका हेडक्वार्टर एक ही था आपका, मुर्शिदाबाद। क्या था, मुर्शिदाबाद। तो इसका हेडक्वार्टर उन्होंने क्या रहने दिया, मुर्शिदाबाद। अरे हर जिला में कलेक्टर होता है और कलेक्टर का जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर होता है ना। वैसे ही पूरे बंगाल का जब विभाजन नहीं हुआ था तो इतने बड़े बंगाल के लिए जो हेडक्वार्टर था वो क्या था, मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पश्चिम बंगाल का मुख्यालय क्या था, मुर्शिदाबाद। और पूर्वी बंगाल का जो मुख्यालय था, पूर्वी बंगाल का, वो थी बांग्लादेश की राजधानी क्या, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या थी, ढाका। अब देखो जो भारतीय लोग हैं वो बोल रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन ने किस आधार पर बांटा है, तो राजनीतिक एकता को तोड़ने के। कैसे, जब पूरा बंगाल था, देखो यहां पर समझना, ऐसा समझाने के लिए, पूरा बंगाल था तो बंगाल में जो है हिंदुओं की संख्या क्या थी, ज्यादा। समझना, हिंदुओं की संख्या क्या थी, ज्यादा। एक पॉइंट ये समझे, हिंदुओं का वर्चस्व ज्यादा था। और कांग्रेस कौन सी संस्था थी, हिंदुओं की संस्था थी। हिंदू की मेजॉरिटी ज्यादा थी ना भाई कांग्रेस में। तो इन लोग जो है ये सोचे कि कैसे भी करके, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये कौन कर, कांग्रेस कह रहे ना, कैसे भी करके इनको लड़ाओ धर्म के नाम पर। कौन, लॉर्ड कर्जन सोच रहा है अगर हिंदू ज्यादा प्रभावशाली हुए तो आगे चल के हमको क्या होगी, समस्या होगी। तो यहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और यहां पर जो मुस्लिम है वो मात्र कहां पर है आपका, ढाका में। कहां पर है आपका, ढाका में। ढाका क्षेत्र में ही बस मुस्लिम है, बाकी जगह सब क्या है, हिंदू। ओवरऑल अगर बंगाल देखोगे तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और मुस्लिमों की संख्या क्या हो गई, कम। समझना मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और इधर देखो बंगाल में एक तरफ आपका क्या मिला है, बिहार, एक तरफ क्या मिला है, ओडिशा, एक तरफ क्या मिला है, पश्चिम बंगाल। इधर वाला एरिया हो गया। तो देखो बिहार के लोग क्या भाषा बोलेंगे, बिहारी। उड़ीसा के लोग क्या बोलेंगे, उड़िया। और बंगाल के लोग क्या बोलेंगे, तो देख लो
लैंग्वेज डाइवर्सिटी देख रहे हैं आप। ये बेचारा बिहारी, कौन आपका बिहारी, ये बेचारा क्या है उड़िया, और ये आपका पश्चिम बंगाल, सब मिक्स रहे। लड़का भी घर से निकलता होगा तो स्कूल जाता होगा, पता नहीं कौन सी भाषा सीख के आता होगा। मान लो मम्मी पापा क्या है बंगाली, दोस्तों से सीख गया क्या उड़िया, स्कूल में सिखा रहे हैं क्या बिहारी। सोचो तो कैसे होगा भाषा का मिक्सअप, घर में क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ आ रहा है। तो यहां पर भाषा डाइवर्सिटी है, और भाषा ही क्या है, भाषा ही विचारों का आदान प्रदान करता है। जब आप किसी की बातों को समझते हैं, किसी से जुड़ते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है भाषा। मान लो कोई लड़की आपके सामने किसी लड़के को कुछ बोल रहा है, कुछ भी इमोशन एकदम फीलिंग बता रहा है, लेकिन मान लो लड़के को उसकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही, समझ रहे, तो आप उसकी इमोशन को भी समझ नहीं पाओगे। लॉर्ड कर्जन का दिमाग देखिए, उन्होंने ऐसा बंगाल का विभाजन किया कसम से कि सोच भी नहीं पाओगे। अब आप भी बोलेंगे सही में औरंगजेब थे सर। इन्होंने बंगाल को ऐसा बांटा, जब बांटा तो जितना एरिया बचा था उसमें हिंदुओं की संख्या कम हो गई, और एक तरफ उसकी पूरी संख्या किसकी ज्यादा हो गई, मुस्लिमों की। जो कैसा दिमाग लगा, अब ऐसा बांटा मतलब इधर हिंदुओं की संख्या क्या हो गई, कम। अब किस एक तरफा पूरा मुस्लिम एक साइड आ गया, और जो हिंदू पूरा था वो क्या हो गया, बढ़ गया। और इसीलिए अब लड़ाई शुरू होगा इधर धर्म के नाम पर। तो इधर का विभाजन करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था उसका, धर्म के आधार पर बांटना। भाई बांटना और डिवाइड और रूल की नीति अपना रहे ना, तो इधर उन्होंने क्या उद्देश्य से बांटा, धर्म के आधार पर। और इधर के आगे लोगों को भड़काएंगे, हिंदू लोग कांग्रेस बनाए हैं, कल के डेट में अगर वो अंग्रेजों से उनको शासन मिलेगा तो पूरा भारत हिंदू देश कहलाएगा, और इस हिंदू देश में मुस्लिमों का कोई स्थान नहीं है। आप लोग समझो, ऐसा मैं आप लोग नहीं बोल रहा हूं, उधर उधर ऐसा मुस्लिमों को बोलते थे, आप लोग समझो, तुम्हारे हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम भी अपने अधिकारों के खिलाफ क्या करो, लड़ो, तभी तो मुस्लिम लीग बनेगा जी। तभी तो आगा खां जिन्ना ली वो ले गए, फिर पाकिस्तान एक उड़ा ली इधर, एक इधर ढाका बांग्लादेश उड़ा के ले गए, दो ठो को काट के ले गए थे। वो तो इंदिरा गांधी जी का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से, समझ में आ रहा है। नहीं तो सोचो तो, ये आपका बांग्लादेश और वो पाकिस्तान, भारत के सीना को चीरते हुए जैसे निकलते थे इन लोग, तो ना कितना दुख होता हो। दोनों हमारे थे ससुर पहले, और आज दोनों क्या है, मुस्लिम कंट्री है जिसमें हिंदुओं को घुसने की भी आपका परमिशन नहीं था। ऐसे 20 सीना चीरते हुए निकलते थे। इंदिरा गांधी दिमाग सनक गया, ये खत्म कर रहे हैं ये सब। हाँ, कब जाते हुए एक बम गिरा देगा कहीं पे तुमको थोड़ी पता चल रहा है। हाँ, जा रहे एरोप्लेन ऐसे, कहां से, बांग्लादेश से पाकिस्तान, एक छुट्टू से दिल्ली में गिरा दिए, कहानी खत्म। आधा रात को नींद नहीं पड़ता था प्रधानमंत्रियों को, भाई सही में नींद नहीं पड़ता। इंदिरा गांधी बोले आर या पार, अब तो ये बांग्ला ये अलग करो इसको। और इसीलिए दुनिया भर का तमाशा हुआ। 1971 का वार बताऊंगा आफ्टर इंडिपेंडेंस में, तब बांग्लादेश 1971 में क्या हुआ, अलग हुआ, ठीक है, वो समझोगे। तो यहां पर बात, अब देखो इधर उन्होंने क्या बांटा, इन सबको भाषा के आधार पर अलग अलग रहने दो, ससुरों के लड़ने दो। और इसलिए इधर बांटने का आधार क्या था, भाषा का आधार, यानी इसको भाषा के लैंग्वेज के बेसिस पर बांट दिया, और इसको धर्म के आधार पर। और इसलिए कांग्रेस बोलते थे ये पूरा पूरा डिवाइड एंड रूल की क्या है, नीति है, पॉलिसी है, ताकि लोग आपस में संगठित ना हो सको। इधर मान लो बिहारी आया और उड़िया वाले को बोल रहा है आंदोलन करो आंदोलन करो, उसको लग रहा है नाच रहा है। हाँ, इधर मान लो बंगाली उड़िया को समझाने प्रयास कर क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। भाषा का जब तक आदान प्रदान नहीं होगा आप संगठित नहीं हो सकते। यहां पर मान लो एक ही क्लास में अगर 10 भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे तो कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर, सेम सिचुएशन। तो लॉर्ड कर्जन ने इधर आपका बांट दिया भाषा के आधार पर, और इधर बांट दिया आपका इधर बांट दिया धर्म के आधार पर, और इधर बांट दिया आपका। और जैसे कि हमने कहा था कि सबके लिए क्या बनाएंगे, एक एक गवर्नर। तो पहले पूरे बंगाल के लिए एक गवर्नर था, और उस गवर्नर का नाम था एंड्रू फ्रेजर। ये वही फ्रेजर है जिनको वहां पर अध्यक्ष बनाए थे, ठीक है, इसको क्या बनाए थे, बंगाल का ये गवर्नर भी था। तो एंड्रू फ्रेजर पूरे बंगाल के लिए पहले गवर्नर था, लेकिन जब पश्चिम बंगाल अलग हुआ तो इसका हेडक्वार्टर कहां गया, पश्चिम बंगाल। और इसके लिए एक नया आपका गवर्नर आपका लाए, और जिसका नाम था आपका ब्रूमफील्ड। कौन था आपका, ब्रूमफील्ड। तो ब्रूमफील्ड जो है वो आपके इस पूर्वी बंगाल का नया क्या बना, गवर्नर बना। क्वेश्चन पूछता है कि जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का 2 भागों में विभाजन किया था तो पूर्वी बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया था, तो कौन थे, ब्रूमफील्ड। कौन बने थे आपका, ब्रूमफील्ड। समझ में आ रहा है। इधर कौन बने हैं, एंड्रू फ्रेजर। और इस पूरे ही घटनाओं को कहा जाता है लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की नीति। तो सबसे पहला आप कारण बताओ, दिमाग में सेट करो, कारण कितने हैं, एक कारण लॉर्ड कर्जन। क्या बोलेगा लॉर्ड कर्जन, प्रशासन में दिक्कत हो रहा है। कांग्रेस या भारतीय क्या बोल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये सीधा सीधा हमें धर्म जाति और भाषा के नाम पर क्या कर रहा है, बांट रहा है। अगर उनके हिसाब से हम बंगाल का मानचित्र देखें तो एक को बांट दिया पूर्वी बंगाल, एक को बांट दिया पश्चिम बंगाल की राजधानी या मुख्यालय मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान ने बनाया था, अगर देखेंगे बंगाल के नवाबों को जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 में। और एक क्या बना आपका, ढाका। इधर का आपका गवर्नर बन गया ब्रूमफील्ड, इधर बन गया एंड्रू फ्रेजर। समझ आ रहा है, एक को बांटा है धर्म के आधार पर, एक को बांटा है भाषा के आधार पर। इसी को कहा जाता है बंगाल का विभाजन। जल्दी यहां से नोट करिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इधर पीछे लिखना है रे, मजा नहीं लेना है रे। हा? पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में ऑनलाइन वालों की भूमिका समझाइए, ऐसा आएगा क्वेश्चन मेंस में। कुछ नहीं, घर में चाय पीते सोए सोए क्लास सुनना है।
एकदम सेलिब्रिटी टाइप लगता है, पता है, ऐसा कैमरा निकालते हो ना, मुझे हाँ ना सेलिब्रिटी टाइप का फील होता है। तो इतने लोग फ्रेंड फॉलोइंग देख रहे हो, ऐसा करके बाद में पता चलता है मेरे कैसे साइड करके क्रॉप करके लिए है। हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा ही होगा। चलिए बढ़े आगे, पक्का। चलिए अब एक बात समझिएगा कि एकाएक बंगाल विभाजन नहीं हुआ है बेटा, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, समझिएगा। तो अगला क्या था टॉपिक, थर्ड टॉपिक, हाँ अनाउंसमेंट, अर्थात आपका घोषणा एवं आपका आंदोलन। बहुत अच्छे से समझना, बहुत बार प्रश्न आया इससे, ठीक है। देखिए लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इन्होंने 1903 में प्रथम यानी फर्स्ट टाइम प्रथम बार घोषणा की थी, यानी केवल अपने विचार रखे थे, घोषणा नहीं बोल सकते, इसको ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में, क्या रखे थे, विचार, अपना ओपिनियन दिए थे कि हमें बंगाल का विभाजन करना चाहिए। मतलब ऐसे जनता में बात फैला दिए थे कि बंगाल का विभाजन करना चाहिए। तो लोगों को लगा ऐसे डराने के लिए बोल रहे होंगे। तो 1903 से प्रथा क्या हुई, चालू हुई। फिर उन्होंने 19 जुलाई 1905 को पब्लिकली अनाउंसमेंट किया, यानी जनता के सामने अपना विचार या अपना प्रपोजल रखा। क्या रखा, प्रस्ताव रखा। क्या रखा, प्रस्ताव, 19 जुलाई को, कि हम बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं और ये समस्या है जिसके कारण से हम बंगाल विभाजन करना चाह रहे हैं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। वो राय पूछना एक बहाना था, वो बोला हम करना चाहते हैं, जो करना है कर लो, मन में तो यही बोलेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां पर 19 जुलाई 1905 को क्या बोले, जनता के सामने औपचारिक रूप से क्या रखेंगे, प्रस्ताव। और उसके बाद तुरंत अगले दिन यानी कि कब, आपका 20 जुलाई 1905 को पब्लिकली अनाउंसमेंट कर देंगे कि हमारा बंगाल का क्या होगा, विभाजन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन के लिए अनाउंसमेंट कब हुआ, तो क्या लगाओगे, 20 जुलाई 1905। ये सब कहानी है जो आपको समझना है, एकाएक तुरंत तो नहीं हुआ होगा। तो 20 जुलाई 1905 को यह तय हो गया कि अब बंगाल का विभाजन होगा। और बंगाल का विभाजन कैसे होगा, एक बताया था मैप में अभी, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी। अब देखो जैसे ही जुलाई को बोल दिए, सब पूरा भारत पर उसका प्रभाव तुरंत पड़ेगा क्या, नहीं, सबसे पहले प्रभाव कहां पड़ेगा, बंगाल पर। तो याद रखना, नाम से बंगाल विभाजन का सबसे पहला प्रभाव कहां पड़ेगा जी, बंगाल के लोगों पर या बंगाल पर। कहां पड़ेगा, आपका पहला प्रभाव बंगाल पर पड़ा। और जैसे ही बंगाल पर प्रभाव पड़ा तो लोग भी बोले ऐसे कैसे करके दिखाएं बंगाल विभाजन ठीक नहीं होगा ऐसा करके। और इसलिए याद रखेंगे, इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त, डेट मत भूलना, कौन सा अगस्त, अभी आने वाला है, न्यूज में सुनोगे, देखना, लिखा रहेगा, पेपर में छपेगा, इस दिन बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने आंदोलन किया था। क्योंकि भारत का पहला जन आंदोलन रहेगा, पहली बार कोई जनता संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होगी, समझ में आ रहा है। तो यहां पर रखना 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में, किसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चलाया गया जी, आंदोलन। आंदोलन का मतलब समझते हैं, बताया था, आंदोलन का मतलब है अपनी बातों को शांतिपूर्वक क्या करेंगे, रखेंगे, प्लान करके। मतलब आज देखो भाई, हमको आपकी चीजें अच्छी नहीं लग रही है, हम केवल ये चाह रहे हैं कि आप हमारी बातों को क्या करो, समझो। क्रांति होता तो लॉर्ड कर्जन को ठोक दिए रहते, कब का, समझ में आ रहा है। क्रांतिकार सुनते नहीं थे किसी का, बंदूक निकाले और सीधा क्या मार देंगे, गोली। लेकिन जहां पर आंदोलन की बात आती है, मतलब आप समझिएगा कि एक प्लान है, एक नियोजित ढंग से अपनी बातों को क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो याद रखना, बंगाल विभाजन के विरोध में सबसे पहली बार आंदोलन कब चलाया गया था, 7 अगस्त 1905। और इसमें पहली बार जनता भाग ले रही है, इसलिए इसे भारत का पहला पब्लिक मूवमेंट या पहला क्या कहते हैं, जन आंदोलन, क्या कहेंगे। तो भारत का पहला जन आंदोलन कब चलाया गया था, 7 अगस्त 1905। और यहां पर जो आपका पहला आंदोलन चलेगा, तो इसमें बोलेंगे कि ऐसा कौन सा आंदोलन, इसका नाम क्या था। तो ध्यान समझिएगा, किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका पैसा, है ना। जिसके पास पैसा है उसी के पास क्या है, पावर है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, अब यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया, आप झुठला नहीं सकते। जिसके पास पैसा उसी के पास पावर। शादी में भी अभी आपने देखा होगा एक व्यक्ति का, है ना, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, ठीक, बड़े बड़े लोग ऐसे ही पहुंच जाते थे, गरीब टाइप का, ठीक है। तो पैसा ही सब चीज करवाती है। तो अब यह था कि अंग्रेजों को पैसा कहां से मिलता है, तो अंग्रेजों को पैसा मिलता है भारत से। कहां से, भारत से। क्या करते हैं, यहां का कपड़ा, यहां का सामान ले जाएंगे, रॉ मटेरियल। मशीन कहां लगा है, ब्रिटेन में। भारत में जानबूझ के मशीन नहीं लगवाए हैं। अब देखो ना, एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कैसे। गन्ना मशीन नहीं है भारत में, गन्ना का उत्पादन होता है लेकिन गन्ना का मशीन नहीं है, वो पेरने वाला जी। अब मान लो भारतीयों को गन्ना का रस बनाना होगा, तो पहले गन्ना को छीलेंगे, फिर उसको कूटेंगे, मार धोती में निचोड़ेंगे, और निचोड़ने के बाद मेहनत करने के बाद क्या निकलेगा, रस निकले। तो मेहनत के कारण अगर उसको बेचोगे भी तो उसका रेट क्या रहेगा, ज्यादा। तो इसको अंग्रेज क्या किए, बोले कि तुम गन्ना बनाते भी हो, रस तो कितने में बेचते हो, बोले 10 रुपए गिलास। तो तुम 10 रुपए गिलास में गन्ना बेचते हो, इतना मेहनत, तो कितना प्रॉफिट होता है आप लोगों को, बोले 2-4 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। बोले आप 5 रुपए में हमको गन्ना दो, कोई मेहनत नहीं, सीधा प्रॉफिट।
भारतीय लोग बोले मां का समझ से ज्यादा बेवकूफ तो कोई नहीं होगा बोले। और गन्ना 5 रुपए में क्या किए, खरीद ले, और कहां ले गए, ब्रिटेन। उधर गया मशीन में, क्या गन्ना हर 1 मिनट में कई लीटर क्या निकल रहा है, गन्ना, और भारत में लाके गन्ना रस को बेच रहे हैं 9 रुपया में। कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आदमी 10 रुपए का पिएगा कि 9 रुपया, 1 रुपए तो बचाने के लिए 9 रुपए का पिएगा, और आदमी 9 रुपए में किसका गन्ना पी रहा है, अंग्रेजों का। पूरा पैसा कहां जा रहा है, ब्रिटेन। तो भारतीय इस बात को समझ गए, बोले इनके पैसे का ताकत यह है कि हम विदेशी सामानों को क्या करते हैं, खरीदते हैं। और जिस दिन हम विदेशी सामानों को बाइकआउट करेंगे, कोई भी भारत का व्यक्ति कोई भी विदेशी सामान को यूज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ना अंग्रेजी शिक्षा, ना रेलवे, ना ट्रेन, ना उसके द्वारा दी गई नौकरी, ना कपड़ा लत्ता, कुछ नहीं। महिलाओं को बोले सब साड़ी पहनो, एकदम कोसा का बना हुआ प्योर, और पुरुषों को बोले धोती बनियान खादी के अलावा कुछ नहीं पहनना है, सब गहना वहना जला दो। महिला लोग एकदम से आंख पे पतन दिए थे, अभी बताऊंगा। पति लोग चमकाए, दे स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, ले दे के गहने लोगों को ऐसे देते थे भाई, कपड़े ले तो सूरन साड़ी, तीजा वाला साड़ी जलवा दिए। समझ में आ रहा है कितना दुख होता होगा, समझ रहे हो। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रहार किए कि इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया उसी का नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो भारत का सबसे पहला स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था जी, 7 अगस्त 1905। किसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। भले वही किया है, लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चल रहा है, स्वदेशी आंदोलन। और याद रखेंगे कि ये जो सुझाव है, सजेशन कि स्वदेशी आंदोलन चलाना चाहिए, ये सुझाव सबसे पहले किसने दिया है, तो याद रखेंगे के मित्र ने दिया था। किसने दिया था, के मित्र, कृष्ण कुमार मित्र। किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था कि अंग्रेजों की रीढ़ को तोड़ना है, कमर को तोड़ना है, तो क्या चलाओ, स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट करना, और स्वदेशी यानी इंडिया से बनी हुई, भारत में बनी हुई वस्तुओं को अपनाना, उसको उपयोग करना। हम लोग तो भी वैसा कर रहे हैं ना, पूरा पैसा हमारा कहां जा रहा है, बाहर, और फिर हम रो रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और भारतीय, अब दिक्कत क्या हो रहा है, भारतीय चीजों को लेने जाते हो तो आपको क्या लगता है, महंगा, क्योंकि भारत में मशीनों की क्या है, कमी है। इसीलिए तो औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दो, इसीलिए मशीनों, इन्वेस्टर्स लाओ ढूंढ के, समझ रहा है। इसलिए आपको इकोनॉमी समझना पड़ेगा। जबरदस्ती आप किसी को गाली गलौज देके आ जाते हैं, सरकार ऐसा करिए, अरे भाई सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हर चीज में आपको हाथ से बनाओगे, हाथ से बनी चीजें आपको महंगा लगेगा। और दूसरे, क्योंकि आपका भारत विश्व में सबके बीच में एकता यूनिटी लाने के लिए आप देखे होंगे ओपन इकोनॉमी को अपनाया जाता है, खुली अर्थव्यवस्था। आपको भी यहाँ आने का अधिकार है, और दूसरे को भी आपका अंदर जाके, आपको भी दूसरे देश में जाकर अपना सामान बेच सकते हो, और दूसरे देश के लोग भी आपका यहाँ सामान बेच सकते हैं। ओपन इकोनॉमी में लड़ाई हो जाएगा। और ओपन इकोनॉमी में सोचो, कोई आपको चाइना का सामान देता है, झालर, हाँ, पूरा घर सजा डालते हो 10 रुपए 25 रुपए, 3 दिन बाद गायब, न झालर बजता है, न उसका लाइट। समझ आ रहा है। तो इसीलिए याद रखना, स्वदेशी को प्रमोट करने का काम इसलिए किया जा रहा है कि एक तो हमारा इनकम बढ़ेगा, और जो अंग्रेजों के पैसा भारत से जाता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला स्वदेशी का सुझाव, सजेशन किसने दिया था, के मित्र ने दिया था, और इन्होंने इस बात को अपनी एक मैगजीन में दिया था, और उस पत्रिका या मैगजीन का नाम था संजीवनी। क्या नाम था, संजीवनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार स्वदेशी की बात कौन से मैगजीन या पत्रिका में की गई थी, तो संजीवनी नामक पत्रिका। और ये संजीवनी नामक पत्रिका को कौन पब्लिश करते थे, कृष्ण कुमार मित्र। और जैसे ही आपका स्वदेशी आंदोलन चला तो याद रखना कि 7 अगस्त को ही एक आपका बंगाल में, कहां पर आपका बंगाल में एक आपका मीटिंग, आपका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, या क्या बुलाया गया, सम्मेलन, कि हमें बंगाल विभाजन का विरोध करना है और कैसे करना है, इन सब चीजों पर विचार करने के लिए बंगाल में क्या बुलाया गया, सम्मेलन। और इस सम्मेलन में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के प्रचार के लिए सम्मेलन होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे ऐसा पूछेगा तो याद रखना, मनीन्द्र चंद्र। कौन थे आपका, मनीन्द्र चंद्र नंदी। कौन थे आपका, मनीन्द्र चंद्र नंदी। मनीन्द्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में बंगाल में 7 अगस्त को ही मीटिंग होगा। इसमें बताया जाएगा कि हम कैसे बाइकआउट करेंगे। इसमें समझाया जाएगा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, शांतिपूर्वक हम इसका विरोध करें। क्योंकि अभी केवल क्या हुआ है, घोषणा, लागू नहीं हुआ है। अभी बंगाल बटा नहीं है, केवल ये बोला गया है कि हम बंगाल का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। अगर हम विरोध करेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी बात को क्या ले ले, वापस ले ले। समझ में आया, यहां तक आपको समझना है। इसके आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार का विरोध हुआ, कौन कौन लोग आए, जो टॉपिक है उसको हम चर्चा करेंगे। आगे आपको समझना है, बड़ा टॉपिक है थोड़ा बंगाल विभाजन, तो आपका कल ये आपका खत्म हो जाएगा। आज का एक क्लास लगेगा, कल का एक क्लास लगेगा, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट करिए, इसके पहले कल लिख लिए थे ना, हाँ इसको नोट करिए बेटा, यहां तक का।